हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जैसा कि हम लोग जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है और उसके तहत आने वाला इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स अर्थात ITBPF ने एक रिक्रूटमेंट की अधिसूचना जारी किया है और इस रिक्रूटमेंट का नाम है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर 2024। फ्रेंड, इस तरह का रिक्रूटमेंट किन के लिए एक सुनहरा मौका प्रदान कर रहा है। जो भी उम्मीदवार सोचते हैं कि वो डिफेंस में जाने के लिए लायक है, वो फिज़िकली काफ़ी फिट है, वह फिज़िकली पूरी तरह से आश्वस्त है, डिफेंस में जाने के लिए लायक है और वो चाहते हैं कि उनको डिफेंस में रहते हुए ऑफिशियल जॉब की प्राप्ति हो, उनकी सैलरी काफ़ी ल्यूक्रेटिव हो, काफ़ी आकर्षक हो, काफ़ी मन लुभावन हो और साथ ही साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो सिलेबस जारी किए गए हैं वह हल्का हो। तो ऐसे उम्मीदवारों के लिए इस तरह का रिक्रूटमेंट एक सुनहरा मौका दे रही है। फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में इसी रिक्रूटमेंट का एक एक डिटेल जानेंगे और समझेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस क्या रहना चाहिए और इसकी तैयारी आप कैसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि इस परीक्षा के लिए आवेदन कब से दिए जाने हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं सब इंस्पेक्टर आप बन रहे हैं हिंदी ट्रांसलेशन में, ठीक है। और इसके लिए आवेदन की तिथि तय की गई है यहाँ पर 28 जुलाई 2024 से, अर्थात आज से ही आवेदन लिए जा रहे हैं। 12:01 से पोर्टल खुल जाएगा, लिंक एक्टिव कर दिए जाएंगे, आप आज से आवेदन दे सकते हैं और यह क्लोज हो जाएगा 26 अगस्त 2024 में, अर्थात आपके पास अच्छा खासा समय है इस एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचने के लिए। ओके, अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है वह है कि इस तरह के वैकेंसीज़ की संख्या कितनी है। सब इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पर 17 वैकेंसीज़ है। हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 14 वैकेंसीज़ है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसीज़ है। यहाँ पर ये भी निर्धारित कर दिया गया है कि यदि UR कैटेगरी में यदि कोई है और वो मेल है तो उनके लिए 5 वैकेंसीज़ यहाँ पर निर्धारित किया गया है और जो फीमेल है उनके लिए 1 वैकेंसीज़, अर्थात UR कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज़ है, SC कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसीज़ है, ST के लिए 1 वैकेंसी है और OBC के लिए 4 वैकेंसीज़ है और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1 वैकेंसी है। कहा जाए तो वैकेंसीज़ की संख्या ठीक ठाक है। आप सभी चीज़ में फिट है तो फिर तो इस तरह की वैकेंसीज़ के लिए आपको जाना चाहिए। फ्रेंड, इस तरह की वैकेंसीज़ के बारे में जो नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ वो कहाँ पर प्राप्त होगा, आप सीधे इस वेब एड्रेस में चले जाइए, वहाँ पर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है जानने के लिए कि देखिए यहाँ पर एक स्पष्ट रूप से बात कह दी गई है कि 10% जो वैकेंसीज़ है, अर्थात 17 में लगभग दो जो वैकेंसीज़ है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। ओके, एक इस चीज़ को जानेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स क्लेमिंग OBC, जो भी कैंडिडेट जो OBC कैटेगरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो तो नॉन क्रीमी लेयर का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक और भी बात यहाँ पर कही गई है कि 3 फिनांशियल सालों तक का उनका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए, OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें वह नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस उसमें मेंशन होना चाहिए। उस चीज़ को वो मेंटेन करके रखा हुआ है सर्टिफिकेट, तब फिर वो OBC कैटेगरी में रह करके OBC के फ़ायदे ले सकते हैं। ओके, और जो सर्टिफिकेट इशू किए जाने हैं कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी डेट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि
क्लोजिंग डेट जो हम लोग ऊपर में ही जान लिए हैं कि 26 अगस्त 2024 को क्लोजिंग डेट है, उसके पहले ही आपका सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए हो जाता है कि इसका पे स्केल क्या रहने वाला है। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि आप लोगों का पे स्केल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। पे स्केल बहुत ही बेहतरीन है। 35,400 से आपका जो पे है वह शुरू होगा और यह 1,12,400 तक जाएगा। 7th यहाँ पर पे मैट्रिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। यहाँ पर इसके अलावा ये जो सैलरी है, इसके अलावा आपको बहुत सारे अलावेंसेस प्राप्त हो रहे हैं। कौन कौन से अलावेंसेस प्राप्त हो रहे हैं? डियरनेस अलावेंस आपको मिलेगा, राशन के लिए पैसे मिलेंगे। इसके बाद फिर आप किसी बॉर्डर एरियाज़ में आप रहते हैं, उसके लिए भी आपको कंपेंसेटरी स्पेशल कंपेंसेटरी अलावेंस प्राप्त होगा। इसके बाद आपको अकोमोडेशन पूरी तरह से फ्री प्राप्त होगा। अगर एकोमोडेशन कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं दी जाती है तब आपको HRA प्राप्त होगा, हाउस रेंट अलावेंस आपको प्राप्त होगा। ट्रांसपोर्ट करते हैं आप, आना जाना करते हैं, उसके लिए आपको अलावेंस प्राप्त होगा। लीव ट्रेवल कंसेशन प्राप्त होगा, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्राप्त होगा और अन्य तरह के अलावेंस आपको प्राप्त होगा। इसे देख करके कोई क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा इस तरह के जॉब को लेकर के। सैलरी भी अच्छी है और लगभग सब तरह के तो यहाँ पर अलावेंसेस आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, इसलिए काफ़ी अच्छा मौका है, आप लोगों को इसके लिए खुद को तैयार करना चाहिए। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी एंटाइटल फॉर द पेंशन बेनिफिट्स। और देखिएगा पेंशन बेनिफिट भी आपको प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 30 साल लगभग जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उसमें 30 साल निर्धारित साल रहता है, ये मैक्सिमम 30 साल आपका होना चाहिए। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जहाँ तक बात है, यहाँ पर हम लोग वही चीज़ देख रहे हैं, वही एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है जो कि SSC JST के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तय किया गया है। अर्थात यदि आप PG किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए, अर्थात मास्टर डिग्री आप लिए हुए हैं, तभी आप इस तरह के वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएट्स के लिए इस तरह की वैकेंसीज नहीं है। अब इसका थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। फ्रेंड्स, यदि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, हिंदी में किया हुआ है, लेकिन अंग्रेजी एक विषय के रूप में ग्रेजुएशन लेवल में रहा है, तब आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अगर आपका हिंदी PG में नहीं रहा है, मास्टर डिग्री हिंदी में नहीं किए हुए, अंग्रेजी रहा है, लेकिन हिंदी एक कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका कोई दूसरा भी विषय हो, हिंदी ना हो, लेकिन कोई मान लीजिए अर्थशास्त्र हो या अन्य हो, लेकिन उसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहा वह हिंदी रहा, तब पर भी आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। यदि आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है कि किसी भी विषय में, कोई ज़रूरी नहीं कि आप हिंदी में ही किए हुए हों या अंग्रेजी में ही किए हो मास्टर्स डिग्री, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगाया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही विषय आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, डिग्री लेवल में आपका होना चाहिए, या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, या तो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में, या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए। हिंदी में भी आपने पेपर दिया हुआ हो और अंग्रेजी में भी पेपर दिया हुआ हो, चाहे आपका विषय कुछ भी क्यों ना हो, तो भी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आप परमिसिबल है। और नेक्स्ट क्या यहाँ पर कह रहा है कि आपने मास्टर डिग्री लिया हुआ हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिंदी और अंग्रेजी में ही मास्टर डिग्री किए हुए हो, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका होना चाहिए हिंदी अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये जो है, और एक चीज़ है उसको भी आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से हर तरह के कैंडिडेट्स जो कि हिंदी और अंग्रेजी
पढ़े हुए हैं वे इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन इतना ही नहीं है, एक और भी है, जैसा कि एसएससी जीएसटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इतना कर लेने के बाद एक और भी आपके पास कुछ होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। और वो क्या है? आपके पास यदि डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो हिंदी और अंग्रेज़ी अनुवाद को लेकर के, पीजीडीटी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का डिप्लोमा हो, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो, तो आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका सही है। यदि आपका सर्टिफिकेट कोर्स है हिंदी अंग्रेजी ट्रांसलेशन को लेकर के, सर्टिफिकेट कोर्स जनरली 6 महीने का होता है ना, अगर आपके पास वह सर्टिफिकेट है तो भी आप इस तरह से पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं इस रिक्रूटमेंट के लिए। यदि आपके पास ना तो डिप्लोमा है ना तो सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है, लेकिन आपके पास 2 सालों का अनुभव है ट्रांसलेशन के काम को लेकर के, लेकिन कहाँ पर आपने काम किया? या तो आप केंद्र सरकार के दफ्तर में आपने काम किया हो, चाहे राज्य सरकार के दफ्तर में काम किया हो, या सरकारी उपक्रम जैसे बैंक में आप ट्रांसलेटर के रूप में काम किए हो, एलआईसी में ट्रांसलेटर के रूप में काम किए हो, ओके, जो कि सरकारी उपक्रम है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है। तो उसमें यदि आपने ट्रांसलेटर का काम किया है 2 साल तक, तब आपका वो जो है एक्सपीरियंस समतुल्य हो जाएगा डिप्लोमा के या सर्टिफिकेट कोर्स के। आशा करते हैं यहाँ तक आप अच्छी तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के समझ गए होंगे। अब एज को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि एज कैसे काउंट करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि 26 अगस्त से पहले तक का आपका 30 साल होना चाहिए। आप एक दिन भी आपका बढ़ जाता है, 30 साल एक दिन हो जाता है, तब आप इस तरह के प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब आगे देखिएगा, आगे कौन सा महत्वपूर्ण चीज़ है जानने के लिए। देखिए, अब यहाँ पर रिजर्वेशन की बात हम लोग करते हैं। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात 35 साल अगर है 35 साल तक अगला एलिजिबल है इस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाने के लिए। OBC को 3 साल की छूट दी गई है, 33 साल तक वो भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन जो है उनको भी 3 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। जो अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 3 साल की यहाँ पर छूट प्राप्त हो रही है। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है और OBC से जो बिलोंग करते हैं उनको 6 साल की छूट दिया गया है, अर्थात 36 साल। वो इसके लिए मान करके चल सकते हैं कि 36 साल उनका एज है, लेकिन 36 साल एक दिन नहीं है तो वो एलिजिबल है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन जो SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 8 साल की छूट दी गई है, बहुत अच्छा खासा यहाँ पर छूट दिया गया है। और यदि वो सरकारी केंद्र सरकार में वह सिविलियन एम्प्लॉयज़ के रूप में कार्यरत रहा हो तो उनको 5 साल की यहाँ पर छूट दी गई है एज में। और ऐसे कैंडिडेट्स जो 1984 के दंगों में उनके परिवारजन ने अपनी जान गंवाई थी। 1984 में जैसा हम लोग जानते हैं कि सिख दंगा, कई सारे सिखों को मार डाला गया है ना। और जो भी सिख परिवार या 1984 में जो भी मारा गया उस दंगे में, चाहे सिख हो चाहे अन्य हो, उनके परिवारजनों को यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है। चाहे वो UR कैटेगरी से हो चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, उनको 5 साल की यहाँ पर छूट प्राप्त हो रही है। और यदि वह OBC से बिलोंग करता है लेकिन नॉन क्रीमी लेयर में है तब उनको 8 साल की यहाँ पर छूट प्राप्त हो रही है। और SC ST वालों को यहाँ पर 10 साल अर्थात 40 साल की उम्र रहने के बावजूद भी वह इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए खुद को एलिजिबल पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन को लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया। ओके, आगे हम लोग देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिएगा, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि फिज़िकल स्टैंडर्ड को लेकर के
यहाँ पर कुछ बातें की गई है। हम लोग जैसा जानते हैं डिफेंस में चूँकि आप जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स ना देखा जाए तब तो फिर बात ही नहीं बनती है इसके लिए तैयारी करने की। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा वो शुरुआत ही होगा आपके फिजिकल स्टैंडर्ड से। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में कौन कौन सी चीज़ें आपको देखना है। यदि आपकी हाइट, अगर आप मेल है और आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तब फिर आप इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन 70 सेंटीमीटर के साथ साथ आपको अपना चेस्ट भी देखना है कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल कंडीशन में आपका चेस्ट है, छाती है, तब फिर आप फिजिकल स्टैंडर्ड को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट हो जाना चाहिए। महिलाओं के लिए उनकी जो हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर उनके लिए होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी कैंडिडेट है जो हिल एरियाज़ में रह रहे हैं, ऐसे भी हम लोग जानते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं उनकी हाइट थोड़ी कम होती है, उन लोगों के हाइट को यहाँ पर थोड़ा कंसीडर किया गया है। गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, है ना, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, इस तरह के क्षेत्रों से जो भी कैंडिडेट्स पहुँचेंगे उनकी हाइट जनरली कम होती है। उनके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, अर्थात 165 सेंटीमीटर की ही उनकी हाइट है, तो वो एलिजिबल है। अगर महिलाएं इसके लिए फॉर्म फिलअप कर रही है, उनकी जो हाइट 155 सेंटीमीटर तक है, तब वो है इसके लिए एलिजिबल है, वह फिजिकल स्टैंडर्ड्स को वो फुलफ़िल कर रही है। और मेल के लिए जिनका छाती 80 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाता है, तो मेल कैंडिडेट्स इस तरह से वो इस तरह के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए परमिसिबल है, ठीक है। आगे देखना है कि जो कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, ओके, जो आदिवासी है, और यहाँ पर आदिवासी का नाम भी दे दिया गया है, मिजोस और नागास भी है, उसको भी ले लेने पर उनको तो काफ़ी कंसिडर किया गया है। 162.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, तो भी वह इसके लिए एलिजिबल है, जो भी मेल कैंडिडेट। और उनकी छाती, उनका चेस्ट, नॉर्मल चेस्ट की माप में भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है 77 सेंटीमीटर ही यदि उनका चेस्ट है तो वह एलिजिबल है। 82 सेंटीमीटर फुलाने पर आता है तो भी वह इसके लिए एलिजिबल है। और यदि एसटी कैंडिडेट 144 सेंटीमीटर की हाइट लिए हुए हैं तो वह एलिजिबल है। वेट की जहाँ तक बात है तो वेट यहाँ पर स्टैंडर्ड जो भी है कि आप अपना हाइट को लेकर के आप अपना वेट देख लीजिएगा, आप अंडर वेट है या ओवर वेट है, इसको लेकर के कम करके हम लोग आगे पढ़ेंगे, कंसिडर किया गया है। क्योंकि वेट को बढ़ाना घटाना वो हम लोगों पर निर्भर करता है, उस पर कंसिडर किया गया है। लेकिन ध्यान रख लेना है कि आप अंडर वेट तो नहीं है, ओवर वेट तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ हम लोगों को के देखने के लिए है वह है आई साइट। आप कलर ब्लाइंड नहीं हो, है ना। और आँख को लेकर के ये मेडिकल चीज़ है, आप जो भी डिफेंस के लिए जा रहे हैं अच्छी तरह से इस चीज़ को जान ही रहे होंगे, ठीक है। आप जो आपका टेहुना जो है ना एक दूसरे से सटता ना हो, अर्थात देखिएगा नॉक नी नहीं हो, आपके पास फ्लैट फुटेड आप ना हो, ओके, वेरिकोस वेंस आपके पास ना हो, स्क्विंट आइज ना हो, टेढ़ा मेढ़ा आप नहीं देखते हो तो आप एलिजिबल है। टैटूज़ के बारे में भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि टैटूज़ किस बॉडी पार्ट में होना चाहिए, कितना इसका साइज़ होना चाहिए, आप लोग इसको लेकर के आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर अब बात उठ रही है कि कैसे करके आपको अप्लाई करना है। सीधा सीधा आज से एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, आप इस एड्रेस पर जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक दिख जाएगा। पेमेंट की जहाँ तक बात है मात्र 200 रुपये लग रहे हैं
और वो भी ये 200 रुपये किनको लग रहे हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उनको 200 रुपये लग रहे हैं। बाकी अन्य जितने भी कैंडिडेट्स जैसे फीमेल कैंडिडेट्स है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैटेगरीज, उनको एक ज़रा सा भी फ़ी नहीं लग रहा है, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। SC ST को एक ज़रा सा भी फ़ी नहीं लग रहा है, फ्री में वह आवेदन दे। ठीक है, आगे देखिएगा और क्या हम लोगों को देखने वाली चीज़ है, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा? सबसे पहले तो उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। सबसे पहला फेज़ आपका वही फिजिकल टेस्ट ही है। फिजिकल टेस्ट में आपको दौड़ लगाना पड़ेगा। 2 तरह के रेस होंगे, 100 मीटर का और एक होगा 1.6 किलोमीटर का। 100 मीटर की दौड़ को मेल के लिए 16 सेकंड में दौड़ लेने हैं 100 मीटर, और 1.6 किलोमीटर उनको 7.5 मिनट में ही कवर कर लेने हैं। और फीमेल के लिए क्या है कि 100 मीटर की दौड़ 18 सेकंड में 2 सेकंड का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है फीमेल को, और 800 मीटर ही उनको दौड़ने हैं और समय इनके लिए कम रखा गया, 4 मिनट 45 सेकंड में उसको दौड़ ले जाना है। ठीक है, और पीटी के लिए कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए कोई यहाँ पर मार्क्स अवार्ड नहीं दिए जाएंगे, बस आपको क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, यदि वह क्वालिफाई कर जाता है तो फिर उनका हो जाएगा फिर PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ओके, इतना हो जाने के बाद फिर उन लोगों का अब रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटन टेस्ट जो होगा वह किन किन विषयों पर होगा, किस तरह का होगा, चले देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, ये नोट को हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे कि PET विल नॉट बी हेल्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अर्थात दौड़ लगाने का काम और एक्स सर्विसमैन को नहीं करना है। ओके, उनको बस PST देना है अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है। इतना के बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट होता है। फेज़ 2 आपका रिटन एग्ज़ाम है। रिटन एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। ओके, 200 मार्क्स में कौन कौन सी चीज़ें आपकी आएंगी यहाँ पर बताया गया है कि ये स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम आपकी होगी वह हो सकता है OMR बेस्ड हो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो। यह डिपेंड करता है ITBF के माइंड पर, वो किस तरह का वह रिटन टेस्ट लेगा। और रिटन टेस्ट जो होगा वो हल्का ही है। यहाँ पर देखिए, इसमें 2 पेपर्स यहाँ पर आपके हैं, है ना। फिजिकल टेस्ट आपका हो गया उधर, तो कुछ दिनों के बाद आपको बुलाया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है कि उसी दिन आपका एग्ज़ाम नहीं होगा रिटन का। ठीक है, रिटन टेस्ट 200 मार्क्स का होगा और 3 घंटे का होगा। 1.5 घंटा 3 घंटा हो गया। ठीक है, इसमें 2 पेपर्स आपके रहेंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक डिस्क्रिप्टिव होगा। पेपर 1 पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। जनरल हिंदी पर आधारित 24 प्रश्न रहेंगे, लेकिन मार्क्स 40 का रहेगा। जनरल इंग्लिश में 24 क्वेश्चंस रहेंगे, 24 प्रश्न रहेंगे, लेकिन 40 अंकों का होगा। और जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे और 20 अंक का वो रहेगा। और इस तरह से 68 क्वेश्चंस के लिए 100 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, और पेपर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 44 होंगे। और इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ट्रांसलेशन के लिए अनुच्छेद प्राप्त होगा, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। इसमें पैराग्राफ राइटिंग भी होगा, उसको भी हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे समझते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 44 रहेगा और टोटल मार्क्स 70 रहेगा। फिर लैंग्वेज कम्युनिकेशन अर्थात तब पैराग्राफ राइटिंग वगैरह रहेगा। हिंदी में 1 पैराग्राफ लिखना है, अंग्रेजी में 1 पैराग्राफ लिखना है। 2 क्वेश्चन इस पर रहेंगे, 10-10 अंक के रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर पर आपको 2 प्रश्न मिलेंगे और 10 अंक का रहेगा, 5-5 अंक का रहेगा। और इस तरह से आप यहाँ पेपर 2 में देख पा रहे हैं 48 प्रश्नों के लिए 100 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। और इसका कंप्लीट सिलेबस के बारे में कहा जा रहा है कि आप एनेक्सर 8वां में आप देखिए,
इतना जान लेने के बाद सीधा सीधी अब हम लोग क्या करते हैं कि सीधा सीधी हम लोग इसके सिलेबस को ही जान लेते हैं। देखिएगा, यह सिलेबस है, काफ़ी स्पष्ट तरीके से यहाँ पर अपलोड किया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा। यहाँ पर देखिए कौन क्या क्या आपको पढ़ने हैं रिटन टेस्ट के लिए। क्वेश्चन पेपर आपका कुल अंक 100 अंक का यहाँ पर दिया गया है। सामान्य हिंदी अंग्रेजी ज्ञान आपको रखना है। क्वेश्चन पेपर टोटल मार्क्स 100 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज हिंदी एंड इंग्लिश। सामान्य हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स पर आपको ध्यान देना है, 40 अंक के रहेंगे, ठीक है। जनरल हिंदी 40 अंक के 40 मार्क्स का रहेगा, वही हुआ। विपरीतार्थक शब्द इसमें रहेंगे, पर्यायवाची शब्द रहेंगे, लोकोक्ति मुहावरे रहेंगे, संक्षेपण 1 रहेगा, ठीक है। लोकोक्ति संक्षेपण 2 रहेगा। अर्थात हम लोग यह कहेंगे कि जो आप लोगों का जो पेपर 1 और पेपर 2 है, ये दोनों जो पेपर है वह आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, क्योंकि संक्षेपण के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 संक्षेपण आपको प्राप्त होंगे, 5-5 अंक के होंगे और इस तरह से 10 अंक के रहेंगे। अर्थात इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस दोनों ही रहेंगे। इसके बाद फिर देखिए अपठित गद्यांश भी मिलेगा, अर्थात पैसेज से रिलेटेड आपको यहाँ पर 2 पैसेज मिलेंगे, है ना। 2 प्रश्न रहेंगे और 5-5 अंक के रहेंगे, 10 अंक के इस तरह से हो गया। फिर हिंदी साहित्य से ज्ञान भी आपके पास होना चाहिए, इसको लेकर के 5 अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। फिर सामान्य अंग्रेजी के लिए भी आपको सिनोनिम्स को लेकर के आपके पास ज्ञान होना चाहिए, होमोनिम्स को लेकर के, सेंटेंस कंप्लीशन एंड स्ट्रक्चर को लेकर के ज्ञान होना चाहिए। प्रेसी राइटिंग भी यहाँ पर कहा गया है कि प्रेसी राइटिंग भी पूछेंगे, है ना। 2 प्रेसी राइटिंग, हिंदी में 2 प्रेसी और अंग्रेजी में 2 प्रेसी रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, 2 रहेंगे, 10 अंक का रहेगा। स्पेलिंग टेस्ट भी होगा जो कि 5 अंकों का वह रहेगा, ठीक है। इसके बाद सामान्य ज्ञान की जहाँ तक बात है, जनरल नॉलेज की जहाँ तक बात है, वो 20 अंक का रहेगा और 20 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा। इसमें विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, समसामयिकी आदि पर इस पर प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, 20 अंक का, इस तरह से हो गया। ये तो हो गया पेपर 1 की बात, है ना। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों रहने वाला है। और पेपर 2 भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी कुछ उसी तरह से ही रहने वाला है। प्रश्न पत्र 2 में हम लोग देख पा रहे हैं कि 100 अंक का यह रहेगा। इसमें अनुवाद पूछे जाएंगे। कुल अंक यहाँ पर 20 अंक का है। इसमें 2 अनुच्छेद पूछे जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी, तो 10-10 अंक का हो गया यहाँ पर, है ना। 2 अनुच्छेद रहेगा और फिर 2 अनुच्छेद जो रहेगा अंग्रेजी से हिंदी, 10-10 अंक के रहेंगे। इस तरह से 40 अंक के आपके जो खंड है वह अनुवाद का रहने वाला है और डिस्क्रिप्टिव यह रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें और किस तरह के प्रश्न रहेंगे। हिंदी के 5 मुहावरे रहेंगे और अंग्रेजी के 5 मुहावरेदार अभिव्यक्तियाँ रहेगा, उसका आपको अनुवाद करना है, ठीक है। फिर अंग्रेजी के 5 अर्थात 10 प्रश्न आपके रहेंगे मिला जुला करके, जिसमें कि आप से पूछा जाएगा मुहावरे या लोकोक्तियों का हिंदी अंग्रेजी रूपांतरण, ठीक है, अनुवाद। इसके बाद उसी में आपको 10 अंग्रेजी हिंदी के अर्थ पूछे जाएंगे, है ना। ये भी 10 अंक का रहेगा। इसके बाद हिंदी के 5 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, अंग्रेजी के 5 शब्दों का अंग्रेजी प्रयोग, अर्थात 10 अंक का वो रहेगा, आपको लिख करके बताना पड़ेगा, अर्थात डिस्क्रिप्टिव यह रहने वाला है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो सेक्शन है वह है भाषा संप्रेषण, लैंग्वेज कम्युनिकेशन। इसमें हिंदी अनुच्छेद लेखन है, 100 शब्द में आपको लिखना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पैराग्राफ राइटिंग है, हिंदी पैराग्राफ राइटिंग और अंग्रेजी पैराग्राफ राइटिंग, 10-10 अंक का यहाँ पर निर्धारित किया गया है। इसके बाद फिर जो लास्ट जो सेक्शन बच जाता है वह क्या है, इंग्लिश ग्रामर। इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा और यह 10 अंक का रहेगा। इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए आपको दिया जाएगा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दिया जाएगा। और इस तरह से आपका यहाँ पर सिलेबस पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। और
जो एग्ज़ाम होगा वो काफ़ी अनुशासनात्मक माहौल में आपको मिलेगा और सब चीज़ टाइमली होगा। जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट होगा, कुछ दिनों के बाद उसका आंसर भी वो जैसा यहाँ पर नोटिफिकेशन में मैंने पढ़ा है वह इशू कर दिया जाएगा। तो ये रहा इस एग्ज़ाम को लेकर के विस्तृत जानकारी। जो भी कैंडिडेट सोचते हैं कि मुझे इसके लिए जाना है तो उनको ज़रूर जाना चाहिए। उनको जो और मेरे ख्याल से फिजिकली फिट लगभग सभी होंगे। जो एसएससी जेएसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको तो इसके लिए जाना ही चाहिए। काफ़ी आसान सा सिलेबस है, आराम से कर सकते हैं। फ्रेंड, इस एग्ज़ाम की यदि तैयारी आप बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं, आप हमसे अवश्य जुड़ेंगे। हमारे कोर्सेज़ को देखें, आनंदम ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।